साइप्रस की यात्रा के साथ ही भारत ने अब कील ठोकना शुरू कर दिया है तुर्की के ऊपर। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर और किस तरीके से तुर्की की इकोनॉमी को अब ईरान भी झटके दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 16 जून 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान भारत ने साइप्रस के खिलाफ तुर्की के आक्रामक रुख के विरोध में साइप्रस का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है। ये यात्रा 23 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा थी। न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि तुर्की को एक कूटनीतिक संदेश देने के लिए भी थी, खासकर तब जब तुर्की ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था। इस दौरान मोदी ने साइप्रस के क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के साथ मुलाकात की। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत ने साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने की बात दोहराई। 1974 में तुर्की के आक्रमण के बाद से ही विभाजित है। तुर्की ने उत्तरी साइप्रस पर कब्जा कर लिया तथा तथाकथित तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस की स्थापना की, जिसे केवल तुर्की ही मान्यता देता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत साइप्रस समस्या के समाधान का समर्थन किया। पीएम मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस से सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने सभी भारतीयों को समर्पित किया है। साइप्रस का विभाजन 1974 में शुरू हुआ था और तुर्की के साथ अभी तनाव है। पीएम मोदी के यहाँ पर आने का मतलब हो गया कि अब एक नया प्रभाव क्षेत्र बन गया है, बल्कि तुर्की को एक मजबूत संदेश भी दिया गया है कि भारत साइप्रस के साथ खड़ा है। यह कदम भारत की मोदी सिद्धांत को दिखलाता है, जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता न करने की नीति पर आधारित है। एक्स पर कई पोस्ट में इसे तुर्की के लिए कूटनीतिक तमाशा के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से कश्मीर पर तुर्की के रुख और उत्तरी साइप्रस पर उसके कब्जे के कारण। इसके अलावा साइप्रस और भारत के बीच आर्थिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। साइप्रस तुर्की के प्रभाव को संतुलित करने और साइप्रस के साथ संबंधों को मजबूत करने का ये प्रतीक भी है। जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा संकेत है, क्योंकि तुर्की के लिए ये कूटनीतिक संदेश है कि तुर्की ने हाल ही में यहाँ पाकिस्तान का साथ दिया। साल 2026 में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता साइप्रस करेगा, जो आईएमएफ के लिए बहुत जरूरी है। मोदी की साइप्रस यात्रा, जो उनके 3 देशों साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया की यात्रा का पहला पड़ाव था, साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोफरस के निमंत्रण पर हुआ था। इस दौरान मोदी की साइप्रस के जिस तरीके से एक साथ आए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। रणनीतिक तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया कश्मीर मामले में, ऐसे ही भारत ने किया। भारत और साइप्रस ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और साइप्रस के यूरो बैंक के बीच यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सेवाओं को लागू करना, एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच सीमा पार पूंजी प्रवाह को सक्षम करने के लिए एमओयू भी शामिल है। इसके अलावा साइप्रस की भौगोलिक स्थिति इसे आईएमएफ में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। साइप्रस का जिस तरीके से अब भारत ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ये कूटनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से अब तुर्की को और भी टेंशन हो रही है, विशेष रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट के अवरोध के कारण, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा परिवहन मार्ग है। इस संघर्ष का तुर्की के अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि तुर्की अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हवाई हमलों के बाद ईरान ने घोषणा की है कि वह अगली सूचना तक यहाँ अनुमति नहीं देगा हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को गुजरने के। हालांकि 14 जून को शिपिंग ट्रैकर्स ने वाणिज्यिक यातायात में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाया है, लेकिन लंबे समय तक अवरोध की आशंका ने ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर दिया है। तुर्की, जो ईरान से प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख आयातक है और तेल आयात पर निर्भर है, इस स्थिति से विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, विश्व के लगभग 20% तेल और 1/3 एलएनजी के परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये केवल 33 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील बनाता है। इजराइल, जो
द्वारा 13 जून को शुरू किए गए ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु सुविधाओं, सैन्य ठिकानों और नेतृत्व पर हमले किए गए, जिसके जवाब में ईरान ने तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे। ईरान के वरिष्ठ सांसद का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान की आशंकाएं बढ़ सकती है। तुर्की की अर्थव्यवस्था के लिए ये स्थिति खतरनाक है, क्योंकि यह देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। मार्च 2025 में तुर्की ने ईरान को 561 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस आयात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 126% अधिक है। इसके कुल प्राकृतिक गैस का आयात का 10% था। तेल की कीमतों में पहले ही वृद्धि देखी गई है। ब्रेंट क्रूड $74 प्रति बैरल, डच TTF प्राकृतिक गैस $37.8 प्रति मेगावाट तक पहुंच गई है। होर्मुज स्ट्रेट का महत्व ऐतिहासिक रूप से कई बार उजागर हुआ है। 1980-1988 के ईरान इराक के दौरान, जिसे टैंकर युद्ध के रूप में जाना जाता है, दोनों देशों ने फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया था। इस दौरान ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को अवरुद्ध करने की धमकी दी थी, लेकिन अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ये कभी पूरी नहीं हो सकी। इस युद्ध में तेल टैंकरों पर हमले हुए, जिससे तेल की कीमतों में अस्थिरता आई, लेकिन वैश्विक आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित नहीं हुई। ये उदाहरण दिखलाता है कि होर्मुज स्ट्रेट को बंद करना ईरान के लिए रणनीतिक रूप से जोखिम भरा है, क्योंकि यह न केवल उसके दुश्मनों बल्कि उसके सहयोगियों जैसे चीन को भी नुकसान पहुंचाता है, जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। 1980 के दशक में तुर्की भी इस तेल के आयात पर निर्भर था। अभी इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इसका असर यहाँ पर भी होता हुआ दिख रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तुर्की को अब यहाँ अपनी इकोनॉमी को टेंशन होनी शुरू हो चुकी है, तुर्की का पहले से ही जो घाटा है, वो घाटा $7.9 बिलियन का चल रहा है। और इन सब के बीच में तुर्की के साथ और भी कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। तुर्की और भारत के संबंध धीरे धीरे और भी ज़्यादा खराब होते हुए दिख रहे हैं। तुर्की लगातार अपने डिफेंस को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश के साथ साथ इंडोनेशिया में भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई तरह की हरकतें देखने को मिली है तुर्की की, और इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा खास हो जाता है कि भारत यहाँ पर ध्यान दे और भारत साइप्रस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए। और ये चीजें देखने को भी मिल रही है कि साइप्रस का असर तुर्की का इंडोनेशिया के साथ भी हाल फिलहाल में संबंध बढ़ते जा रहे हैं। और इंडोनेशिया ने यहाँ एक बड़ी डील के लिए हामी भी भरी है, जो डील यहाँ पर माना जा रहा है कि कान फाइटर जेट का है। हालांकि चाइना को एक बड़ा झटका दे दिया था इंडोनेशिया ने, और इंडोनेशिया ने यहाँ स्वीकार कर लिया कि हम यहाँ पर मिलियंस डॉलर डील करेंगे, और वो भी हम तुर्की के साथ करेंगे, न कि चाइना के साथ करेंगे। तो यहाँ पर ये डील ने शॉक कर दिया था बुरी तरीके से चाइना के लोगों को भी। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक प्रभाव है जो तुर्की का लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि साइप्रस को लेकर ये कहना है तुर्की के मिनिस्टर का कि साइप्रस के साथ जो कुछ भी हो रहा है साइप्रस मामले में, इस मामले में हमने खुद ही इस तरीके से बना दिया है जो साइप्रस को एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। तातार क्रिस्टोफर नाम है इनका, और इन्होंने इस बात को कहा है। देखने को मिला कि पीएम मोदी रेड लाइन में पहुंच गए थे, और रेड लाइन में इन्होंने यहाँ पीछे झंडा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर इन्होंने फोटो भी खिंचवाया। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर अभी टेंशन में जरूर होंगे तुर्की के अर्दोगन। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।